बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ हैं ज़ुल्करनैन इकबाल और जनाब सदीक जान, और बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पर अब ये एक बहस छिड़ गई है कि क्योंकि दो जजों की वहाँ पर जो सीट्स हैं वो खाली हैं। उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट हुई है, एक उससे पहले थी, तो कौन से जज एलिवेट हो सकते हैं, ये भी बातें चल रही हैं कि शायद कोई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील बराह रास्त उसे बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में हायर कर लिया जाए। कानून में तो गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ये जो बात आई है ये उस सर्कल की तरफ से आई है जो समझा जाता है कि काजी फायज़ ईसा साहब के नज़दीक है। साइफर केस और फिर ये जो सारा मामला आया है बराह रास्त नशरियात में, बहुत सारे जजेस उभर के आए हैं और पाकिस्तानी मीडिया कुछ जजेस को बुरे तरीके से काटने की कोशिश कर रहा है और मीडिया ने खुद अपने आप को एक्सपोज किया। तो ये सारे मौज़ूआत, और आगाज़ हमेशा की तरह ज़ुल्करनैन इकबाल, क्या खबर है आपके पास सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर क्या चल रहा है? सर, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला कुछ इस अंदाज में चल रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर चला गया जुमेरात तक। कोई इंपॉर्टेंट केस उस वक्त तक लगना नहीं है जब तक ये फैसला नहीं, मंडे तक, सॉरी मंडे तक कोई इंपॉर्टेंट केस उस वक्त तक लगेगा नहीं जब तक उसका फैसला ना हो जाए। इसलिए आप जो तो ये एक तरह का कंप्रोमाइज है फिर कि वो इंपॉर्टेंट केस है, पूरा हफ्ता तो नहीं लगेंगे। देखिए, वो कंप्रोमाइज इसको नाम दें या जो भी दें, पता काजी साहब की सोच ये है कि जी 184(3) का कोई केस नहीं सुनना जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता। ये उनका फैसला था। और अगर ये 4 महीने डिसाइड ना हो तो 184(3 नहीं, उनका वैसे इरादा यही है कि मंडे को वो कर देंगे। अगर मंडे को कोई और जहर भंडारी उन्हें टक्कर गया तो फिर शायद ये गल मजीद बच जाए। लेकिन अभी तक उनका प्लान यही है कि इसमें हमने इसको डिसाइड करना है। और दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है इस मामले से हट के, वो ये कि जो मैं एक बात, जैसे आपने कहा कुछ जजेस उभर के सामने आए हैं, उसमें जजेस अपॉइंटमेंट की हम बात करें पहले, उनकी तारीफ करने से पहले। जजेस अपॉइंटमेंट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा का पहले दिन से ही मौक़िफ़ रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसको लेके आया जाए, नीचे से किसी जूनियर को ऊपर ना लाएं। अब मामला ये है कि इस बात पे के ऊपर उनकी बाकायदा 2 दफ़ा लड़ाई भी हो चुकी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। जुडिशल कमीशन की एक ऑडियो भी जो बंदयाल साहब ने जारी की थी, उसमें भी उन्होंने कहा था उन्हें कि यू बिलोंग टू अ रेपिस्ट फैमिली। उसके बाद 13 अप्रैल को एक और चैम्बर में लड़ाई हुई, चीफ जस्टिस के चैम्बर में, जिसमें इजाजुल हसन साहब उठ के बंदयाल साहब के आगे खड़े हो गए थे। जब काजी साहब खड़े हुए तो मंसूर अली शाह साहब काजी साहब को पकड़ के बाहर ले गए। बाद में सरदार तारिक साहब ने चीफ साहब इतनी इस हद तक लड़ाई? जी बिल्कुल, बड़ी शदीद लड़ाई हुई थी। शाह साहब ने बाद में आके चीफ साहब को कहा कि जी काजी साहब ने गलत किया है, मैं इस मामले पे आपके साथ हूँ। तो मैंने उनको भी समझाया है, तो काइंडली आप भी दरगुजर करें। उन्होंने कहा जी मेरा मसला ही नहीं है, लेकिन जो वहाँ पे कह के गया ये कि जी बिलोंग टू अ रेपिस्ट फैमिली, ये वो एक वाक़या 1979 का है, 1979 का, और मेरा उससे लेना देना भी किया है। अगर मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने कोई गलत काम किया हुआ है और मेरे किसी कज़न ने, तो उसका मैं तो जवाब दे नहीं हूँ। तो वो तो काजी साहब ने ऐसे पोर्ट्रे किया था जैसे उनकी फैमिली में कभी किसी ने कोई गलत काम नहीं किया होगा, किसी कज़न ने, किसी रिश्तेदार ने, फैमिली को ना ही इसमें घसीटा जाए, वो नहीं घसीटना चाहिए था। उस वहाँ भी वो यही कह के गए थे यू बिलोंग टू रेपिस्ट फैमिली। फटा कि इस बात पे हुआ था जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद सारे जजेस चीफ जस्टिस के चैम्बर में, चीफ साहब ने कहा कि हम आपस में पहले जो जुडिशल मेंबरान है हम आपस में डिसाइड कर रहे थे कि किसको प्रमोट किया जाए। काजी साहब ने कहा कि जनाब आप सिंध से अहमद अली शेख साहब को लेके आए। चीफ साहब ने कहा कि जी सीट KPK की है, तो KPK की सीट के से बंदा खाली जो रिटायर हुआ है उसके सीट पे मैं सिंध से बंदा कैसे लेके आऊँ। उन्होंने कहा जी आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है ना वो वहाँ से बंदा लेके आएंगे, सीनियर मोस्ट को क्यों नहीं लाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा बंदयाल साहब ने कि ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट आएगा और दूसरा नहीं आ सकता, मुझे ये दिखा दें। काजी ने कहा जी मुझे आप दलील दें। उन्होंने कहा मैंने दलील दे तो दिया, मुझे आइन से दिखा दें कहाँ लिखा हुआ है। इस बात पे काजी साहब ने कहा यू बिलोंग टू अ रेपिस्ट फैमिली, और काफ़ी देर वो गालम गलोच होती रही और बाहर जो स्टाफ था वो घबरा रहा था कि अंदर खाली जज बैठे हैं, हम अंदर जाके कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक हो गया। तो इतना उनका शदीद मौक़िफ़ था, उनका हमेशा मौक़िफ़ रहा कि सीनियर मोस्ट आदमी होना चाहिए, सीनियर मोस्ट होना चाहिए। अहमद अली शेख साहब को उन्होंने 2 दफ़ा नाम लेके लड़ाई की कि इनको क्यों नहीं लेके आ रहे, पहले गुलजार साहब से, बाद में बंदयाल साहब से। अब मामला ये हुआ है कि 17 तारीख को काजी साहब ने हलफ उठाया और 2 अक्टूबर को, आज से चंद रोज़ पहले रिटायर हुए हैं मोहतरम अहमद अली शेख साहब। तो उनको तो वो लेके नहीं आया सुप्रीम कोर्ट में, आप इजलास बुलाते, आपके पास 6-7 वोटों की अक्सरियत है, आप आराम से उनको ला सकते थे, जिनके नाम पे आपने 2 लड़ाइयाँ लड़ी 2 चीफ जस्टिस के साथ, आप उनको लेके ही नहीं आए।
अब मामला है कि जी आप क्योंकि सीनियर मोस्ट बन रहे हैं जस्टिस समीर भट्टी, जिनके खिलाफ वो पूरी नून लीग और पाकिस्तान बार काउंसिल और वकला का वो सारा ग्रुप है जो काजी साहब के हामी है। अब उनको लाने से बचाना भी है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि अपनी जो एक सो कॉल्ड ग्रुपिंग की इक्वेशन है वो ख़राब ना हो जाए। ऑलरेडी मुसर्रत इराली साहिबा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जैसे हमने देखा है कि वो काजी साहब के मौक़िफ़ की हामी नहीं है, उनके मुखालिफ मौक़िफ़ पे हैं। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दूसरे नंबर पे सीनियर हैं नईम अख्तर अफगान साहब, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बड़े काजी साहब के बड़े करीब और वैसे बड़े दबंग जज हैं, बहुत ज़बरदस्त जज है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जुडिशल के ऊपर के A1 है, फुल मार्क्स टू हिम। अब उनको ज़ाहिर कोशिश करेंगे लाने की, लेकिन उनको अगर पहले ले आते हैं मीर भट्टी साहब से, तो जो आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं आज तक सीनियरिटी प्रिंसिपल का, वो कहाँ जाएंगी। इसलिए इतलात ये हैं कि ये थॉट प्रोसेस वहाँ चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इसको सोचा जा रहा है, तजवीज़ ज़ेर गौर है कि कोई एक दो वकला को अगर ले आएँ डायरेक्ट ही, क्योंकि ये जुडिशल कमीशन के रूल्स में ये गुंजाइश मौजूद है कि किसी वकील को जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो उसको डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट का जज भी तैनात कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर रुक जाएं, अब मैं चाहता हूँ इनकी तरफ, अपने दोस्त सदीक जान की तरफ। सदीक जान, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं इन्होंने, जुल्करनैन इकबाल ने। पहले तो इस पर तबसरा कर दें कि क्योंकि जो काजी साहब के हामी जो वो हम ख्याल ब्लॉगर्स और जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं 3 वकीलों के नाम पे गौर हो रहा है, तो क्या वाकई गौर हो रहा है या ये किसी ने बरामदे में गुड़ रख दिया है ताकि मक्खियाँ सारी की सारी उस पर आ जाएं? देखें सर, मेरे पास इस हवाले से इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि वकला को लाने के हवाले से कुछ चीज़ हो रही है और वकला को लाया जाएगा, लेकिन जो बात अभी जुल्करनैन साहब ने की, मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा यही करना चाहूँगा। इन्होंने दुरुस्त कहा कि काजी फाइज़ ईसा साहब के पास बेहतरीन मौका था। 17 को उन्होंने हलफ उठाया, 18 को वो पहले दिन उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग भी कर ली, जुडिशल कमीशन के इजलास बुलाते और अहमद अली शेख साहब को ले आते। इसका मतलब यह है कि अहमद अली शेख साहब को ना लाने का फैसला जिसका भी था वो ठीक था, यानी क्योंकि उसमें मेरी इतलाती हैं कि बंदियाल साहब तो बाद में एग्री हो गए थे उनको लाने के हवाले से, लेकिन सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ जजेस जो हैं, 2 जजेस जो हैं वो इस बात से मुत्तफिक नहीं थे और उन्होंने बंदियाल साहब को रोका कि आप मत लेकर आएँ, तो इसलिए बंदियाल साहब ने फिर उनका नाम नहीं दिया था। लेकिन काजी साहब तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं कि जी इनको लाना चाहिए तो ले आते। तो इसका मतलब ये है कि आप जब सीट पर बैठ गए तो आपके वो मेयारात, वो असूल, वो कायदे, वो ज़ाब्ते, वो बातें नहीं रही, आप अपनी बातों पर कायम नहीं रहे, वरना आप करते पहला काम ये करते। और दूसरी बात यह है कि अब भी आपके पास मौका है, वो रिटायर हो भी गए हैं, तो रिटायर्ड जज को आप ला सकते हैं, जैसे खोसा साहब काजी अमीन साहब को लेकर आए थे। देखिए समी साहब, इसमें ना एक मामला ये है, जो बंदियाल साहब भी जिस वजह से कुछ जजेस को मतलब सीनियरिटी के बजाय नीचे से लाना चाहते थे, उसकी 2 चीज़ें थी। एक मयार के काबिलियत, अहलियत, सलाहियत, काबिलियत, और वो देखें हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ना, उनका बड़ा आसान है उनका क्राइटेरिया ये देखना कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं नहीं आ सकते, उन्होंने फैसले कितने किए हैं, उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने अपील कितने किए हैं, उसके बाद उनमें किसने रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी हैं, और साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है, यानी उसमें इंटेग्रिटी और ये सारी चीज़ें तो हैं ही सही ना। एक इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि आपने ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में सिविल केसेस के आप जजेस आपके पास ज़्यादा हैं और क्रिमिनल वालों की कमी है, कौन सा नहीं, ये चीज़ भी एक देखने वाली। और इस चीज़ को बंदियाल साहब देख रहे थे कि आपके पास, आप देखें ना भाई, क्रिमिनल केसेस वाले आपके पास कितने जजेस हैं जो इन चीज़ों की अथॉरिटी हों, चीज़ें हों। और काजी मोहम्मद अमीन साहब को इसीलिए लेकर आए थे, और काजी मोहम्मद अमीन साहब ने आकर सुप्रीम कोर्ट में ये साबित किया था कि उनकी सिलेक्शन ज़बरदस्त थी। जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्त फैसले किए, जिस तरह से वो फैसले लिखते थे, कमाल जज, खूबसूरत इंसान भी और खूबसूरत जज भी, और लायक और काबिल और दलेर थे। अब उसके बाद ज़ाहिर है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब आए। मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को जब लेकर आए, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का रिकॉर्ड उठा के देखें, लाहौर रिकॉर्ड का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा फैसले करने वाले जज हैं, जिनके सबसे ज़्यादा फैसले और ज़बरदस्त फैसले। तो अब बात यह है कि ये भी एक मामला देखना है। लेकिन देखें, अब हमारे यहाँ ना, जो आपने अभी एक बात कर रहे थे, शुरू में आपने हवाला भी दे दिया। अब देखें, इन लाइव जो ब्रॉडकास्ट किया गया है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि आप और हम अपने व्लॉग्स में, अपने प्रोग्राम्स में, अपने ट्वीट्स में हमेशा लोगों को ये बताया करते थे कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बहुत बड़े जज हैं। हम लोगों को बताया करते थे कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को लाने का फैसला गुलजार साहब का और बंदियाल साहब का ज़बरदस्त है, वो बहुत लायक, बहुत काबिल, शानदार जज हैं। लेकिन हमारे मुखालिफिन कहते थे यार ये क्योंकि पता नहीं क्यों ये उनके बड़ी अजीब व गरीब किस्म की कहानियां बताते थे कि शायद उनको कानून का नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो लाइव ट्रांसमिशन है उसने हर चीज़, वो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। देखें समी साहब, अब मसला क्या है, मैं अभी आज हम बैठे देख रहे थे, ये अब जंग अखबार है। जंग अखबार ने
आज जो सुपर लीग लगाई है वो तो ठीक है, चीफ जस्टिस की लगाई है, ठीक है, उनका वो मार्शल लॉ के हवाले से एक बात थी। और वैसे अंदर से आपको पता है ना, जंग अखबार का भी ये मसला है इन चीज़ों के ना, वो अभी ऊपर से कहीं और आजकल खेल रहे हैं वक्ती तौर पर। और ये तो अफसार आलम साहब बता चुके हैं कि जब उनको हटाया गया चेयरमैन पैमरा से, उसके बाद फिर जंग और डॉन ने जाके सजदा रेज हुए और सजदा किया, कदम बोसी की, और उसके बाद फिर जंग और जियो, आप वही ज़बान बोलते हैं जो उनको कही जाती है, लेकिन अंदर से थोड़ा थोड़ा दर्द उठता है, पेट में मरोड़ उठते हैं। तो ये वो मार्शल वाली बात उन्होंने कर दिया। हालांकि ये आज इन्हीं चीज़ों के खुद तर्जमान भी हैं, प्रमोटर भी हैं, मुहाफिज भी हैं, सब चीज़ें वो करने वाले हैं। क्योंकि मुश्किल रहमान साहब, आप तो बात नहीं करेंगे, आपके तो उनके साथ बड़ा एक ताल्लुक भी रहा है, लेकिन वो खुद कह चुके हैं कि मेरा धंधा है, ये मेरा बिजनेस है। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था, मेन जो इन्होंने लाइन निकाली उसके नीचे जो जेली हैं उनमें कहीं भी जस्टिस मुनीब साहब का नाम नहीं है। सबसे ज्यादा कमाल रिमार्क्स, सबसे ज्यादा वैलिड चीजें, मुझे इतने लोगों ने कॉल करके कहा, कहते हैं यार कितना बड़ा जज है जस्टिस मुनीब, कितना बड़ा जज है। एक बड़ी आम शख्सियत की मुझे कॉल आई जिनका इंटरनेशनल मीडिया, और उन्होंने कहा यार मजा आ गया यार, मैंने तो सुना ही सर मुनीब को है। ठीक है, जस्टिस मुनीब साहब का नाम पूरे कहीं पे भी नहीं है कि जस्टिस मुनीब साहब का कहीं पे नाम लिखा वो। और आप देखें ऊपर आगे काजी फैसल साहब का, नीचे उसके बाद एक जेली में किसका लिखा, फिर काजी फैसल साहब का, उसके नीचे लिखा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का, उसके बाद अत्तर मिल्ला साहब का, उसके बाद सरदार तारिक मसूद साहब का। सरदार तारिक मसूद साहब जो अभी तक 2 हेयरिंग्स में टोटल 5-6 बार बोले होंगे और सवाल उन्होंने 2 ही किए होंगे, इसके अलावा नहीं, क्योंकि वो मैं मजीद कुछ नहीं कहता। जो आखिरी जेली है ना उसमें आ जाए, जस्टिस जाज साहब का नाम है, ठीक है, और वो उनकी भी लाइन जो है ना, वो अपने जो पसंद की चीज उनके पूरे रिमार्क्स में से निकाल के ना वो लगाई है। और आयशा मलिक साहबा का एक जगह पे नाम, और आगे जस्टिस अमीनुद्दीन खान। मुनीब साहब का किसी जेली में नाम नहीं है। डिटेल खबर में होगा। समी साहब आप मुझे बताएं, पूरा पाकिस्तान जिन्होंने इस हेयरिंग को देखा है उनको पता है कि सबसे ज्यादा रेलिवेंट सवाल अगर कोई कर रहा है तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर है, लेकिन उनका नाम बिल्कुल गायब है। तो ये देखें, मैं आपको बताऊं, ध्यान देंगे, जो पहली हेयरिंग थी ना, उसके बाद जो मुझे अमेरिका से और यूरोप से कॉल्स आई हैं, मुझे पाकिस्तानियों ने कहा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इतने काबिल जजेस हैं। वो बात कर रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर की, वो बात कर रहे थे जस्टिस एजाजुल हसन की, मैं आपको बताऊं, और जस्टिस आयशा साहबा की, और हर बंदा, हाँ अतर मिनुल्लाह साहब की भी थी, लेकिन मैं जो ज़्यादा जो बात आ रही थी, अतर मिनुल्लाह साहब वेरी अपराइट जज, नो डाउट अबाउट, डेमोक्रेसी के हवाले से बड़ी उनकी एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, और मैं बताऊं आपको, जो लोग तारीफ कर रहे थे करेज की, वो थी जस्टिस हिलाली साहबा। हाँ, यानी वो बिल्कुल न्यू कमर हैं सुप्रीम कोर्ट में, सबसे आखिरी नंबर है, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस से, और उनके जो मुझे लोग कह रहे थे कि यार इतना कंसाइज मुख्तसर सवाल, लेकिन ऐसे था जैसे कूजे में आपने दरिया को बंद कर दिया। तो ये इस लाइव जो टेलीकास्ट है इसने ये बहुत एक्सपोज किया। काजी साहब भी बड़े एक इंटेलिजेंट जज हैं, लेकिन उनका मसला उनके टेम्परामेंट का है। उनका मसला ये है कि अगर कोई बात उनको पसंद ना आ रही हो ना, तो बस वो जो बंदा सामने खड़ा हुआ है ना, फिर मुश्किल ही से फिर उसको चांस मिलता है। जी सदीक साहब। बिल्कुल, देखें काजी साहब। अच्छा, अब आपका मुझे ये बात बताएं, सॉरी मैं ये मुझे बात बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि वकील लेके आएंगे फिर? सर काजी साहब उनकी जो फिलॉसफी को देखते हुए अगर अहमद अली शेख साहब को नहीं लेकर आए, और ये बात भी दुरुस्त है कि अमीर भट्टी साहब को भी नहीं लेकर आएंगे। देखें, बंदियाल साहब बार बार एक बात कहते रहे कि एक क्राइटेरिया बना लें। अमीर भट्टी साहब को क्यों नहीं लाएंगे? ठीक है, अमीर भट्टी साहब को मेरा ख्याल नहीं लाना चाहिए, मैं भी इसमें तो नहीं लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक तो नालायक जजेस को नहीं लाना चाहिए और बुज़दिल जजेस को नहीं लाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कंप्रोमाइज जजेस को नहीं लाना चाहिए, कमज़ोर लोगों को नहीं लाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जब नाम सामने आएंगे तो हम बताएंगे, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब जस्टिस बाबर सत्तार साहब का नाम हाई कोर्ट के जज के तौर पर आया था ना, हालांकि उनका जियो पे बैठ के जो एनालिसिस करते थे, बहुत सारे उनके जो एनालिसिस होता मैं इतफाक नहीं करता था, तनकीद भी करता था। जिस दिन उनको नॉमिनेट किया गया था ना एज ए जज, उस दिन मैंने वीलॉग में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था और कमाल के फैसले किए हैं जस्टिस बाबर, और मैंने कहा था कमाल के फैसले किए लोगों के लिए, ठीक है, ये जबरदस्त होंगे कमाल। अब भी मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे बुकला है, बहुत से ऐसे नाम है, ठीक है, आप जो आ सकते हैं, आप आ सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, उनको लाना जी, ये हम देखेंगे जब नाम आएगा फिर हम एनालिसिस। ठीक है, अभी हो सकता है गुड़ रखा हो कि भाई आ जाएं सारी, क्योंकि अभी जरूरत भी है सारी सपोर्ट की। अच्छा जी, साइफर का फैसला अब हो गया और वो 9 तारीख को जो उनकी शायद दरख्वास्त ज़मानत है वो ओपन कोर्ट में होगी। लेकिन अगर ज़मानत ओपन कोर्ट में सुनी जाएगी जिसमें सारी चीज़ें आएंगी,
तो फिर ट्रायल भी मुझे लगता है कि अब ओपन कोर्ट में ही, कि मैं गलत सोच रहा हूँ? समीर साहब, बात ये है कि अभी तो आमिर फारूक साहब ने सिर्फ एक इसका टीज़र छोड़ा है फैसले का। ये ऐसे ही है जैसा उन्होंने पहले 2 दफ़ा फैसला दिया था रिमांड का, और जो इस्तदा थी पीटीआई की वो मंजूर की और कहा कि आपकी दरख्वास्त अलाउ हो गई है। सब ने ये कह दिया कि जनाब वो कलअदम हो गया नीचे मामला, और ऐसे हो गया वैसे हो गया। जब रिटर्न ऑर्डर आया तो वो बेसिकली रिमांड ऑर्डर था। तो अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो ये अनाउंस किया है कि कोई एहसास इन्फॉर्मेशन आई तो दोबारा इन कैमरा इसको उस वक्त प्रोसीडिंग को किया जा सकता है। अभी भी मैं कह रहा हूँ रिटर्न आने दें। तो इस हवाले से पीटीआई के दोस्तों ने अगर कोई मिठाई खाना चाह रहा है तो मैं कहूँगा फ़िलहाल ना खाए। तो ये पैसे तय करने वाली बात होगी, क्योंकि ये कई दफ़ा इस तरह हो चुका है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिलखुसूस आमिर फारूक साहब के, उन्होंने कोर्ट में आके कहा था वो आपकी दरख्वास्त अलाउ हो गई है। अलाउ होने का मतलब होता है आपकी प्रेयर मंजूर हो गई है, लेकिन जब वो रिटर्न आया तो उसमें वो अलाउ नहीं था, वो डिस्पोज ऑफ था और वो रिमांड था। अभी भी मैं यही, अभी यहाँ आने से पहले भी एक दोस्त से बात कर रहा था कि भाई रिटर्न आ जाए, उसमें देखना असल बात उसके अंदर लिखी हुई होगी कि असल फैसला क्या है। ये तो जस्ट एक अनाउंसमेंट हुई है, अब वो उसको देखें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मामला है ना ये सीक्रेसी का, अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो भी, और इवन जस्टिस अथर मिनल्ला साहब भी, ये चंद जजेस ऐसे हैं जो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो कहते हैं कोई इंतहाई ऐसी चीज़ हो जो इसका वाकई के पब्लिक होना नुकसानदेह हो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, किसी ऐसे मामले के लिए, तब तो समझ आती है। अदरवाइज़ अब देखें साइफ़र की कौन सी ऐसी बात है जो अब रेडी वाले को भी नहीं पता। साइफ़र के अंदर क्या लिखा हुआ था एक रेडी वाला भी जानता है। साइफ़र के मामले पे हुआ क्या क्या एक किसी बंदे से पूछ लें, दुकानदार से पूछ लें, वो भी आपको बता देगा। तो सीक्रेसी किस बात की रखनी है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे? ये बातें सारी ऑलरेडी आपके जो साबिक हुकूमत के वज़रा हैं आज भी टीवी पे बैठ के कर रहे होते हैं। तो सीक्रेसी रही कौन सी है जिसको अदालत ने रखना है? और सेकेंडली बड़ा वैलिड एक क्वेश्चन उठाया गया था इस केस में आमिर फारूक साहब की तरफ से कि अगर आपने ट्रायल सारा सीक्रेट करा दिया, जब वो जजमेंट तो पब्लिक होगी तो उसके अंदर सारी बात लिखी हुई होगी, फिर वो सीक्रेसी कहाँ जाएगी? तब वो जो दूसरे मुल्क से ताल्लुकात है क्या वो ख़राब नहीं होंगे? और फिर वो पब्लिकली डिस्कस होगा, उस पर अपीलें आएंगी, वो अखबारों में छपेगा, फैसले की कॉपियाँ आएंगी। तो फिर वो आप किस तरीके से वो सीक्रेसी को बरकरार रखेंगे? या तो फिर वो एक सीक्रेसी उस लेवल की रखें जो मिलिट्री कोर्ट में होती है, किसी चीज़ का नाम नहीं होता, खाली एक लफ्ज़ जज लिखता है प्रूवन गिल्टी और नॉट गिल्टी, वो कर दे, ना जज का नाम, ना गवाह का नाम, ना वकील का नाम, सिर्फ मुलजिम का नाम, और लिख दिया कि जी ये सजा उसको दे दी। और अपील में भी आती है तो कोर्ट्स भी उसको डी सील करती हैं फैसले को, मिलिट्री कोर्ट के फैसले को या कोर्ट मार्शल के फैसले को पढ़ेंगे, उसको वापस सील कर देंगे, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाते, पब्लिक नहीं करते उसको। या तो इस लेवल की सीक्रेसी रखें तो फिर सीक्रेट ट्रायल का फायदा भी होगा, अदरवाइज तो मेरा ख्याल कोई फायदा। सदीक मैं जो टेक जी मैं आखिर में बस ये ज़रूर कह दूं, मैं आपको मुसलसल इस प्रोग्राम में एक बात कह रहा हूं, आप मेरी इस बात पे गौर नहीं कर रहे, आप मेरी इस बात पे तवज्जो नहीं दे रहे। और वो बात मैं ये कर रहा हूं कि ये तय है कि कोई भी मामला 9 मई के बाद और 9 मई से रिलेटेड वो अपील में सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में भी यही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही है। एंड के ऊपर कहीं पे अगर इमरान खान को कहीं पे रिलीफ भी देना पड़े वक्ती तौर पर, जुज़वी तौर पर, तो वो दे दिया जाए, लेकिन ऊपर मामला ना जाए। अब अगर आज ये मुस्तरद कर देते दरख्वास्त आमिर फारूक साहब के ओपन कोर्ट नहीं, मतलब ओपन कोर्ट में नहीं होगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाती तो उस पे जो रिमार्क्स आने थे, और ये आप दोनों मुझसे इख्तिलाफ करते हैं, मैं ये बार बार रजिस्टर करवाऊंगा इस प्रोग्राम में ताकि मैं आप दोनों को गलत साबित कर सकूँ। आप दोनों ये समझते हैं कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो वहाँ पे इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलेगा, चीज़ें कहीं और जाएंगी। लेकिन मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि आप आने दें 9 मई से रिलेटेड कोई मामला ऊपर, फिर आप देखिएगा यहीं बैठ के मैं आप दोनों को गलत साबित करूँगा, या आप मैं गलत साबित तो माफ़ी मांग लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये इसलिए हुआ है कि अगर ये ना होता, ये मामला ऊपर जाता, और ऊपर जो इसके ऊपर रिमार्क्स आने थे, बहुत से लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती अदालतों में बैठे हुओं के लिए, जो सारी बैठ के चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, जो बैठ के चीज़ों को ज़रा मामलात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए ये हुआ है। और अब असल बात तो ये है ना कि देखें, इमरान खान ने जो मुल्क के साथ बकौल लोगों के बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, सिक्योरिटी रिस्क किया है, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया मुल्क को, ओपन ट्रायल चलाएं, पूरी पाकिस्तान को दिखाएं कि इंतहाई ये ख़तरनाक आदमी है,
बड़ा गलत आदमी है, बड़ा डेंजरस अच्छा, आदमी है। आपको लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है और दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से नशर होंगी? देखिए, ये तो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि उसके ऊपर पॉलिसी बन रही है। ये काजी साहब की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन ये वो चाहते हैं, उन्होंने बात पब्लिकली कही है ओपन कोर्ट में कि मैं चाहता हूं कि ये हो, लेकिन ये वर्केबल है या किस हद तक है उसके लिए हमने कमेटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो। अच्छा, इसमें एक अपडेट आपको दूं, अथर मिनल्ला साहब ने हाई कोर्ट में जो आईटी के एक्सपर्ट्स थे जिनके जरिए सिस्टम एक बनाया था और वो हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर प्रोसीडिंग को लाइव उन्होंने करना शुरू किया था। पब्लिक अभी नहीं किया था, लेकिन मीडिया को कुछ जो सहाफ़ी हैं, हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, उनको लिंक शेयर किए गए थे कि आप इसको देख के अपना फीडबैक दें। तो अच्छा, इसके ऊपर अब मामला ये है कि वही जो आईटी के लोग हैं वो इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में देखे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसी के ऊपर ये भी बता दें कि वो हाई कोर्ट में बंद क्यों किया था। वो बंद इसलिए किया था कि वो क्लिप्स जो बाद में आपको पता है फिर वो बाहर आते हैं तो कभी उसके ऊपर डबिंग नहीं, वो आपस में उनकी जो गुफ्तगू चल रही थी वो भी जा रही थी ना यार, जाहिर है सारे कुछ पता ही नहीं चला कि ये लाइव है। जब आप वो जजेस को माइक लगा देंगे या उनके सामने माइक रखेंगे, अभी भी आपको पता है जज जब बात करते हैं माइक के ऊपर हाथ रखते हैं, आपस में जब बात करते हैं कि जी बात आगे ना आ जाए। तो ये बात एम तो नहीं आगे थी कि आप मुशावरत की बात कर रहे हैं कि कुरान नहीं, वो तो उन्होंने हमसे भी तो कर लें, वो तो उन्होंने पब्लिकली माइक के अंदर बोल दिया था वो तो उन्होंने जानबूझ के माइक। अच्छा, वो आईटी के लोग आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सिस्टम जो है ना वो डिवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। वेरी गुड इन ए वे कि अगर आप लोगों को पता चले और हर चीज सामने आ जाए। और देखिए, कलाम शायर बस जुबान शायर। बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें पता है, हम सब टीवी से रिलेटेड लोग हैं कि पीटीवी नेशनल हो या प्राइवेट टीवी चैनल हो या पीटीवी न्यूज़ हो, पूरा दिन प्रोसीडिंग दिखाना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बीच में कमर्शियल ब्रेक्स आती हैं, क्या कुछ होता है, तो वो बहुत सारे चैनल अलग बन सकता है यार। उधर अमेरिका में सी स्पैन है, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है और इसमें हर चीज में पैसा नहीं देखा जाता, हर चीज में इश्तिहार नहीं देखा जाता। अमेरिका से इतना इंप्रेस क्यों है आप? वो हो तो मैं नाइजीरिया से इंप्रेस हूँ, जाहिर है जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसी से इंप्रेस होंगे ना, लेकिन और कहाँ से इंप्रेस होगा। लेकिन समी साहब जिन केसेस कह रहे हैं कि वो लाइव दिखाए जाएंगे, नहीं दिखाए जाएंगे, वो लाइव आ भी रहे हुए ना, तो वो सिर्फ समी इब्राहिम से और हमारे यूट्यूब चैनल्स पे लोग देखेंगे, टीवी पे नहीं देखेंगे। ठीक हो गया, बस इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है चिरागों में रोशनी ना रही। नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।